नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर एग्रीकल्चर बजट में क्या मिला किसानों को, और आने वाले इस बजट के अंदर, क्योंकि बजट बहुत ही नज़दीक है, और उसमें किसानों को क्या दिया जा सकता है, किसानों की उम्मीद क्या है, या किसानों से जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो एक बार एक नज़र मारते हैं प्रीवियस जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज भारत की लगभग 42%, 42.3% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और ये वो पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और यही पॉपुलेशन 2022 या 2020 से 22 के बीच का जो कोरोना काल का दौर था, उस टाइम पर लगभग 50% के करीब आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो चुकी थी। तो आज अगर हम वाकई में इस देश के अंदर बेरोजगारी जैसी समस्या को खत्म करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी को डेवलप करना चाहते हैं और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो 18.2% है। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगभग 42% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो अभी भी आपका बहुत कम है। तो इसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसमें कैसे कैसे वेरियस चेंजेस करके, आपके बहुत सारे इंप्रूवमेंट करके, और किसानों की आमदनी को और देश के अंदर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर्स की, तो 2013-14 में जब मोदी सरकार पहली बार सरकार, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थे 2014 में, तो उस टाइम पर जो बजट था वो लगभग 27,662 करोड़ था। लेकिन 2024-25 में यही बजट बढ़कर लगभग हो चुका था 1,32,469 करोड़ रुपए। लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो मेजर समस्याएं क्या है। पहली समस्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, फील्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज का बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के अंदर जो आपका एक डिफरेंस है, कहीं ना कहीं वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और हम आज भी ऑयल सीड्स और पल्सेस के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि हमारी बेसिक नीड है भारतीय पॉपुलेशन की। तो उसको किस प्रकार से डिमिनिश किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो यही अगर हम बात करें तो पिछले कुछ बजट के अंदर, जैसे 2022 या 21-22 से लेके और 20-21 से लेके और 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 के अंदर क्या मिला। 2020-21 की बात करें तो लगभग एग्रीकल्चर क्रेडिट जो था वो 15 ट्रिलियन जो है डिसाइड किया गया था। जो किसानों को कर्जा दिया जाता है वो आपका 15 ट्रिलियन था। और यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड को भी एक प्रकार से उसको एक्सटेंड किया गया था उन फार्मर्स के लिए भी जो आपके एक प्रकार से एलाइड सेक्टर्स यानी कि डेयरी, फिशरीज, इनके अंदर एंगेज थे। और उसके बाद में क्या हुआ था, 2021-22 के अंदर एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को और इंक्रीज किया गया लगभग 16.5 ट्रिलियन। और इसके अंदर वापस जो आपके एलाइड सेक्टर्स थे उनको बूस्टअप करने की फोकस की गई, उनको फोकस करने का, टारगेट करने का फोकस किया गया। और इसी के साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 40,000 करोड़ का, वो भी एक्स्ट्रा यानी कि और दिया गया था। 2022-23 की बात करें तो लगभग आपका यहां पर 14 करोड़ रुपीस जो है वो कैंट पेंटवा लीग के लिए, और इसके साथ में जो पैडी फार्मर्स और व्हीट फार्मर्स थे उनको जो प्रिक्योरमेंट किया गया था ग्रेन्स का, उसके लिए लगभग 2.37 ट्रिलियन जो है वो लगभग आपका डायरेक्ट पेमेंट किया गया था। तो इसमें ये कह सकते हो कि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिक्योरमेंट के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि किसानों की अपलिफ्टमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके। 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए, और 2516 जो है स्पेंड किए गए थे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को डेवलप करने के लिए। 2024-25 की बात करें, जो कि रिसेंटली आपको पता होगा एक इंतरिम बजट की फॉर्म में लॉन्च किया गया था, क्योंकि पहले इंतरिम बजट आया था शुरुआत में पिछले साल, लेकिन अब अगस्त के अंदर जो है एक फुल फ्लेज बजट दोबारा से आया था। तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम किसानों के लिए लगभग आपकी 109 हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज को
लॉन्च कर रहे हैं, जो कि अभी इस एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर जो मौसम बदल रहा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको ग्रो करवाया जा सकता है। और अब अगर हम बात करें तो अभी जो है वो उम्मीदें क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग उन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, फिर किसानों की बात करते हैं। तो आपके सामने मैं कुछ रखना चाहता हूं। देखो यहां पर एक तो आईटी बिजनेस या आईटीसी लिमिटेड के जो चेयरमैन ग्रुप हेड है, उन्होंने शिवा कुमार जी ने कहा है कि द अपकमिंग यूनियन बजट शुड प्रायोरिटाइज द एग्रीकल्चर विद एक्सपेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रोड्यूसर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन मार्केट लिंकेज एंड इनोवेशन ड्राइविंग इंक्लूजिंग थ्रू ग्रोथ एंड द एनहेंसिंग रेजिलियंस। मतलब यहां पर क्या है कि इन्होंने बोला है कि अभी जो अपकमिंग बजट है उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। स्पेसिफिकली देखा गया तो इन्होंने बोला कि एक तो उसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और प्लस में जो पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। और यहां पर मेन टारगेट यही है कि भाई जो कैसे न कैसे करके कमर्शियल फार्मिंग या फिर जो एक आने वाले टाइम के लिए जो फार्मिंग से मैक्सिमम अर्निंग कैसे की जा सकती है, देश के अंदर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसके ऊपर फोकस किया जाए। और साथ में यहां पर गवर्नमेंट के अलावा इंडस्ट्रीज की जो और एक्सपेक्टेशन है, सबसे पहले है अलाइन इंसेंटिव। यहां पर क्या है, अलाइन इंसेंटिव टू कंजर्व रिसोर्सेज, बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी एंड एनहेंस द इकोसिस्टम। देखो सिंपल सी बात है कि एक तो मेन टारगेट यहां है कि आपका जो एक सस्टेनेबल फार्मिंग है उसको फोकस किया जाए, क्योंकि देखो जब तक आपका रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया जाएगा, जैसे लगातार ग्राउंड वाटर लेवल आपका डिप्लीट होता जा रहा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, उसको रिड्यूस किया जाए और जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको बूस्ट किया जाए और इकोसिस्टम के अंदर जो बैलेंस है उसको मैनेज किया जाए। और साथ में यहां पर है कि इंट्रोड्यूस द पीएलआई एंड रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द सीड इंडस्ट्रीज, डेवलप्ड एक्सपोर्ट जोन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी टू एनहेंस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। मतलब क्या है कि देखो आज प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया के अंदर जो कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस है। तो सीड कंपनीज की स्पेसिफिकली यहां पर एक रिकमेंडेशंस है कि उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको रिड्यूस किया जाए और उनके लिए स्पेसिफिकली जो इंसेंटिव स्कीम्स है वो रिलीज की जाए, ताकि वो लोग इसमें और ज्यादा रिसर्च और इनिशिएटिव डेवलप कर सके। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, हमारे देश के अंदर हम रिसर्चेस के लिए केवल और केवल या तो डिपेंडेंट है आईसीआर के ऊपर, और आईसीआर भी अगर देखा जाए तो लोकलाइज्ड जो रिसर्च है वो बहुत कम हो पा रही है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज के साथ अगर मिलकर इस चीज को आगे बूस्टअप किया जाए तो इंडस्ट्रीज की डिमांड है कि अगर ऐसा करने से इंडस्ट्रीज को भी एक बूस्टअप मिलेगा, वो भी इसमें और ज्यादा मतलब जो है इन मतलब बेटर वर्क कर सकेंगे और रिसर्चेस में आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि अगर यहां पर गवर्नमेंट की भागीदारी बनती है प्राइवेट कंपनीज के साथ तो उनको और ज्यादा बूस्टअप मिल सकता है और बेटर जो है प्रोडक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट है इजी द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि आज एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है वो काफी ज्यादा है। अभी रिसेंटली मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहता हूं कि भारत के अंदर अभी तुर दाल का जो इंपोर्ट है वो आपका जो है अभी मतलब बैन जो लगा हुआ था उसके ऊपर बंद कर दिया गया है, यानी कि अब उनके ऊपर बैन हटा लिया गया है और अभी तुर दाल इंपोर्ट की जा सकती है। तो सोच के देखिए, ये तुर दाल अगर हमारे इंडिया के अंदर इंपोर्ट की जाती है तो आने वाले टाइम में जो किसानों के लिए जो तुर दाल प्रोडक्शन करेंगे तो उनका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक वेरिएशन आती है उसको मतलब बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वरना आने वाले टाइम में ये चीजें जो है फोकस नहीं हो पाएंगी और यहां पर एक बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस या फिर मार्केट डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बारी आ रही है जी, promote the private investment in the WRDA accredited warehouse, enhance the staff training and expand the quality standards and support the FPO as aggregates। मतलब यहां पर क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक प्रकार से मेनली यहां पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो ये इंडस्ट्रीज के झुकाव है वो काफी हद तक अंबानी जी और अडानी जी की तरफ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सारे सुझाव में यही फोकस्ड है कि भाई प्राइवेट कंपनीज के हाथ में काफी चीजें दी जाए, जैसे कि चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाती है या फिर आपका पब्लिक के जो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है, या फिर आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन द जो आपके वेयरहाउस है उनके अंदर, गोडाउन्स के अंदर जो है, या फिर अगर हम बात करें तो वहां पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, या फिर जो फूड सिक्योरिटी या फूड नीड की बात हो रही है, बायोइथेनॉल प्रोडक्शन की बात हो रही है जिसके अंदर क्रॉप आपकी शुगर केन है, राइस है, उनकी कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो जैसे आप लोग यहां पर सोच सकते होंगे कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो राइस है
वो मार्केट भी जो प्रेजेंट टाइम में एमएसपी है उससे भी बिलो रेट के ऊपर इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए कंपनीज को दिया गया था। शायद आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें यहां पर गवर्नमेंट ने पहले तो परचेज किया, किससे परचेज किया? किसानों से परचेज किया। अब ये किसानों से परचेज करने के बाद गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए आपका एमएसपी से भी बिलो रेट के ऊपर राइस को यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर उनको प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहां पर आने वाले टाइम के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि देश की फूड सिक्योरिटी तो हम लोग खत्म ही नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आज भी देश की आधी से ज्यादा जनता 80 करोड़ बोला जा रहा है ना कि भाई फ्री रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम लोग उनको एक इफेक्टिव फूड प्रोडक्शन, उनकी फूड अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर पाएंगे? तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो बहुत बड़ा करप्शन हमारे देश के अंदर होता जा रहा है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो ये आपका फर्टिलाइजर्स के ऊपर जैसे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो आप लोग देख सकते हो 2016-17 के बाद काफी इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2024-25 तक देखा जाए तो काफी हद तक डिक्रीज भी हुआ है। और इसी के साथ में जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके क्लेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो ये जो नीला यहां पर रंग दिख रहा है, ये है कि टोटल कितना सम जो है वो लोगों से कलेक्ट किया गया था पैसा इंश्योरेंस की फॉर्म में, और क्लेम कितना दिया गया है। तो यहां पर अगर देखोगे तो 2024 का तो चलो अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे पहले आपका जितना पैसा कलेक्ट किया गया था और जो आपका पैसा क्लेम की फॉर्म में पे किया गया है वो कितना है। तो प्रॉफिट किसका दिख रहा है? फार्मर का दिख रहा है या फिर कंपनीज का दिख रहा है? और सबसे बड़ी यहां पर बात हंसने की ये है कि अभी कल एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें गंगानगर की न्यूज थी, हनुमानगढ़ जो गंगानगर राजस्थान का एक जो पार्ट है उसमें एक ये बोला गया कि प्रेजेंट टाइम के अंदर वहां पर कंपनीज ने और साथ में वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये बोला कि जो आपका सर्वे करवाया जाएगा कि फसल का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान किसके द्वारा सर्वे करवाने के लिए किसानों से जो है पैसा लिया जाएगा। अब ये सोच के देखिए, अगर किसान सर्वे करवाए, किसान ही उस क्लेम के बारे में बात बोले और किसान को पैसा यहां पर मिल ही नहीं रहा है और किसान ही उस प्रीमियम के लिए पे करे, तो ऑब्वियस सी बात है अब यहां पर किसान क्या करे? फांसी ले ले? यही तो एक बोलना चाहते हो। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए। अब इसके साथ में गवर्नमेंट के जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके अलावा जो किसानों ने अभी रिसेंटली आपको पता होगा मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके साथ मीटिंग हुई थी। तो उसमें किसान नेताओं ने यह बात बोली थी, एक तो जो एग्रीकल्चर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाए, और उसके साथ में यहां पर उन्होंने डिमांड रखी है कि पीएम किसान जो आपको 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है आज, वो 12,000 किया जाए। और इसके साथ में जो स्मॉल फार्मर है, स्मॉल फार्मर वो फार्मर होते हैं जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर लैंड होता है, तो उन सभी फार्मर्स के लिए आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो 0 प्रीमियम पर की जाए। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो जीएसटी एग्जेम्पशन, जो सीड, एग्रीकल्चर मशीनरीज, फर्टिलाइजर्स, इनके इनपुट्स के ऊपर जो आपका जीएसटी लगता है, क्योंकि किसान को हर बार बोला जाता है कि किसान जीएसटी पे नहीं करता, किसान जीएसटी पे नहीं करता, लेकिन किसान हर उस इनपुट के लिए जीएसटी पे करता है जिसको वो मार्केट से परचेज करता है एक क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो जीएसटी पे उसने किया ना, अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो उस पे किसी पे 28%, किसी पे 18%, किसी पे 10% जीएसटी जो लग रहा है वो जीएसटी उसके द्वारा पे किया जा रहा है। तो वो जीएसटी यहां पर जो है हटाया जाए, 0 किया जाए। और एडिशनली यहां पर अगर हम बात करें तो पीएचडी जो चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा भी गवर्नमेंट को एक फोकस किया गया कि जो पेस्टिसाइड है उसमें जो आपका 18% का जीएसटी लगता है उसको भी 5% किया जाए। तो ये कुछ डिमांड है किसानों की और किसानों के अलाइड इंडस्ट्रीज की, और इसमें आने वाले टाइम और आने वाले इस बजट के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करवाती है, वो देखने के लायक होगा। लेकिन अभी के लिए बातें इतने ही है, इसके अलावा और भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर बजट और एग्रीकल्चर न्यूज़ और एग्रीकल्चर करंट अफेयर की रिगार्डिंग। और आप अगर एग्रीकल्चर अपडेट्स के साथ रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, लेकिन फॉलो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।